हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका राली पाठशाला पर। मैं पंकज माली आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। चैप्टर चल रहा था अपने कार्बन और उसके यौगिक, और आज ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि एथेनॉल और किसको पढ़ा था, एथेनोइक अम्ल को। एथेनॉल को हमने पूरा पढ़ लिया था, किस प्रकार से जो एथेनॉल है उसके गुणधर्म क्या होते हैं, उसके बाद उसके कौन कौन सी इसकी अभिक्रिया है वो हमने पढ़ा था, और हमने साथ में पढ़ा था कि जो एथेनोइक अम्ल है उसके क्या क्या गुणधर्म है। आज हम पढ़ेंगे एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया, कुछ मुख्य अभिक्रिया की यह एथेनोइक अम्ल किसके साथ किस प्रकार से रिएक्ट करता है वो अपन को पढ़ना है, और साथ में अपन को पढ़ना है साबुन और अपमार्जक, साबुन और अपमार्जक, और इसी के साथ ये चैप्टर हो जाएगा पूरा। अब ले लेते हैं अपन किसको लेते हैं, ये मात्रा आ जाती है एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया। अब इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमको तीन अभिक्रिया पढ़नी है। पहला कि एथेनोइक अम्ल और एल्कोहल आपस में मिलकर एस्टर बनाते हैं। क्या होते हैं एस्टर, अपना आगे समझेंगे अच्छे से। ठीक है, क्या बनाते हैं, एस्टर, एस्टर की अभिक्रिया पढ़नी है। उसके बाद दूसरा नंबर है सार के साथ यह किस प्रकार से रिएक्ट करता है, सारक के साथ। ठीक है, जैसे कि NaOH वगैरह इनके साथ। ठीक है, ये हो गया दूसरा। और तीसरा हमको पढ़ना है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ, प्लस सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट है, इनके साथ किस प्रकार से यह रिएक्ट करता है वो देखना है हमें। एक बार देखना है कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया अपन को देखनी है। तो ये तीनों अपन को इसमें देखना है। सबसे पहले लेते हैं अपन एस्टर का निर्माण, सबसे पहले लेते हैं अपन इसका एस्टर का निर्माण। ठीक है, तो पहला एस्टर, एस्टर का निर्माण और किससे, एथेनोइक अम्ल से। ठीक है, अब एस्टर क्या होता है, आपने देखा है कभी एस्टर, जो अपन इत्र वगैरह यूज करते हैं, जो फॉग जो स्प्रे वगैरह अपन यूज करते हैं, इन सब में क्या होता है, इसमें एस्टर होता है। और ये जो एस्टर होता है इसकी जो गंध होती है वो कैसी होती है, मृदु, मतलब हमारे जो मन को अच्छी लगे वो ऐसी इसकी होती है एस्टर की सुगंध। और इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है किसी इत्र वगैरह में और अन्य भी जैसे खाद्य सामग्री में, जहां पर अच्छी सुगंध के लिए इसका यूज किया जाता है। तो एस्टर का निर्माण कब होता है, कि एस्टर के निर्माण के लिए दो चीजें चाहिए। पहला है एल्कोहल, पहला है एल्कोहल होना चाहिए साथ में। जरूरी नहीं एस्टर एथेनोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल से बने, इसमें अन्य अम्ल और अन्य जो एल्कोहल है उनका भी उपयोग कर सकते हैं। तो जब एल्कोहल है, एक तो चाहिए इसको एल्कोहल, प्लस दूसरा चाहिए इसको कोई भी एसिड अम्ल। ठीक है, दुर्बल अम्ल। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एस्टर। क्या बनता है, एस्टर बनता, क्या बनता है, एस्टर का निर्माण होता है। और साथ में क्या दिखता है, एक जल का अणु बाहर निकल जाता है, इसमें से जल का एक अणु बाहर निकलता है, तभी क्या बनता है, एस्टर। अब अपन एस्टर का निर्माण करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एल्कोहल। तो एल्कोहल में अपन क्या पढ़ रहे हैं, किसके बारे में, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के बारे में। तो अपन एल्कोहल किसको ले लेते हैं, एथेनॉल को। तो एथेनॉल आएंगे ये CH3 CH2OH, ये क्या आ गया अपना एल्कोहल। कौन सा अम्ल है ये, कौन सा एल्कोहल है, एथेनॉल। ठीक है, क्योंकि कार्बन कितने हैं, दो, ये ले लिया अपन ने एथेनॉल। ठीक है, अब इसको इसके साथ किसको रिएक्ट करवाएंगे, इसके साथ अपन रिएक्ट करवाएंगे किसको, अम्ल। और अम्ल के लिए ले लेते हैं अपन एथेनोइक अम्ल को। किसको ले लेते हैं, एथेनोइक अम्ल को। अब इसके बीच में होगी रिएक्शन, और रिएक्शन होगी ये इस प्रकार से यह अभिक्रिया होगी। अब अभिक्रिया को क्या करना है, अभिक्रिया को दर को प्रभावित करने के लिए उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, और इस उत्प्रेरक के रूप में किसी भी अन्य अम्लों को ले लेते हैं, जैसे H2SO4 वगैरह किसी भी अम्लों को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन सिर्फ लिख देते हैं कोई भी अम्ल, जैसे H2SO4 वगैरह, इसको उत्प्रेरक के रूप में अपन ले सकते हैं। जब ये अभिक्रिया होती है
तब क्या होता है कि इसमें से जल का एक अणु बाहर निकलता है, जल का एक अणु बाहर निकलता है और बनता है एस्टर। कैसे बनता है ये अपन रिएक्शन यहाँ पर लिख देंगे, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या था, CH3 CH2OH, ठीक है। अब साथ में क्या था, एथेनोइक अम्ल CH3COOH। अब इसमें से एक जल का अणु कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर है ये। अब ये जब आयनित होता है तो ये CH3COO ऐसे नेगेटिव और H प्लस पॉजिटिव होगी, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से क्या होगा, एक या फिर इसमें से जो एक बंध टूट जाएगा, ठीक है, तो H प्लस और ये हो जाएगा। अब ये है, अब ये यहाँ से निकलेगा तो OH माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा, या ये माइनस वाला है तो ये हो जाएगा CH3 CH2 और ये हो जाएगा प्लस H2 का, ठीक है। अब ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, ये दोनों, ठीक है, तो OH प्लस H तो क्या बन गया H2O, तो ये जल का बनो, और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। और किस प्रकार से, देखो यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर ये CH3 CH2 और उसके साथ कौन जुड़ेगा, ये COOH वाला ये भाग, ये पीछे से ये, और ये O ऑक्सीजन आ गया और CH, ठीक, ये इस प्रकार से ये इसके साथ जुड़ जाता है। और जहां पर ये बीच में कहां पर भी आपको डबल बॉन्ड दिखे, वो कौन सा डबल ऑक्सीजन दिखे, वो क्या होती है, एस्टर का रूप होता है। जहां पर एक एल्कोहल एक 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 अम्ल दोनों आपस में जुड़ते हैं और वहां पर डबल वो क्या होता है, एस्टर, ठीक है। तो ये वाला बन गया एस्टर, इस प्रकार से एस्टर बनता है और ये जल का अणु बाहर निकल जाता है। देखो एक बार वापस समझ लो, OH और ये H, ठीक है। अब ये वाला भाग है, इस प्लस से जुड़ जाएगा तो ये O डबल O वाला यहाँ से जुड़ जाएगा तो डबल OCH3 ऐसे, ठीक है, ऐसे ये जुड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते आगे यहाँ पर, ठीक है। तो किस प्रकार से इसके साथ जुड़ा वो अपन लिख 3, तो ये वाला भाग H निकल गया इसमें से और यहाँ पर अपन को इसको जोड़ना है, ठीक है। तो CH3C और एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये, और इस वाले भाग पर क्या जुड़ेगा, ये आके CH2CH3, ठीक है, ये यहाँ पर जुड़ गया। इस प्रकार से इसके बीच में बॉन्ड बन गया और ये संरचना बन गई किसकी, एस्टर की संरचना बन गई। अब इसमें आप लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि एस्टर का निर्माण, तो एस्टर का निर्माण आपको क्या लिखना है कि जब एल्कोहल तथा अम्ल को आपस में किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो एस्टर का निर्माण होता है और जल का एक अणु निर्जलीकृत होता है। और इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं, जब एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो एस्टर का निर्माण होता है और साथ में जल का एक अणु बाहर निकलता है। इस प्रकार से आपको अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। अब इस एस्टर के गुण लिख देते हैं, ये जो एस्टर है इसका गुण, एस्टर के बारे में थोड़ा लिख देते हैं कि एस्टर क्या है, तो यह मधुर या मृदु गंध का होता है, ठीक है। दूसरा, इसका उपयोग इत्र एवं सुगंध युक्त खाद्य पदार्थों में किया जाता है। तो ये हो गया एस्टर के बारे में, ठीक है। अब है दूसरा, अब ये जो एस्टर बना है, ये जो एस्टर बना है, अब इस एस्टर से वापस अपन को अगर एल्कोहल प्राप्त करना है तो भी हो सकता है। ये जो बना हुआ है इससे वापस अपन को अगर क्या करना है, एल्कोहल प्राप्त करना है तो भी हो सकता है। कैसे कि जब क्या किया जाता है, ये होगी एस्टर क्रिया। अब एस्टर है ये अपना, ये, ठीक है। जब इसको क्या किया जाता है कि जब इसको किसी भी सार के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, सार क्या, NaOH के साथ जब इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है, किसकी एस्टर की, जब अपन सार के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है कि इसका
अब सार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये देखो ये क्या है, OH, OH और Na। अब यहां से क्या होगा कि ये वापस यहां से आयनित होगा, यहां से टूटेगा और H, OH और इसमें से एक H बाहर निकल जाएगा, तो H2O का अणु बाहर निकल जाएगा और ये जो सोडियम है ये इसके साथ जुड़ जाएगा। किस प्रकार से, देखो यहां से ये आयनित होगा, ये माइनस और ये यहां पर आ गया प्लस, ठीक है। और ये सोडियम है ये भी टूटेगा, ये सोडियम वाला भाग प्लस वाला और ये होगा माइनस वाला। अब ये जो OH माइनस वाला है वो कहां पर जाके जुड़ेगा, इस प्लस वाले भाग पर, CH2 यहाँ पर, और ये जो Na है ये कहां पर जुड़ेगा, इस माइनस वाले भाग पर, ठीक है। तो अब देखो CH3 COO और ये Na कहां पर जुड़ेगा, यहाँ पर, तो Na प्लस CH3 CH2 और ये क्या कहां पर OH जुड़ेगा, इस वाले CH2, ये जुड़ गया OH, तो ये क्या बन गया, वापस इससे अल्कोहल अपन को प्राप्त हो गया। ठीक, तो आप यही लिख सकते हैं कि जब एस्टर को किसी सार के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो वापस अपन को क्या प्राप्त हो जाता है, अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, वापस अपन को क्या अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। और ये क्या होता है, ये सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, और ये जो अभिक्रिया है वह क्या कहलाती है, साबुनीकरण। क्या कहलाती है, साबुनीकरण। साबुनीकरण क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो ये बना है सोडियम एसीटेट, इसका ही उपयोग क्या किया जाता है साबुन के निर्माण में, इसी सोडियम एसीटेट का निर्माण किया जाता है। साबुन सामान्य क्या होते हैं, सोडियम तथा पोटेशियम के लंबी कार्बन श्रृंखला वाले जे यौगिक होते हैं, ठीक है। अब जो साबुन के अणु होते हैं उसमें कुछ फर्क नहीं होता, सबके पीछे क्या होता है, ये सोडियम एसीटेट जुड़ा हुआ होता है, और आगे इसकी लंबी श्रृंखला कितनी भी हो सकती है, 17 कार्बन की, जो 15 कार्बन की कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया है वह क्या कहलाती है, साबुनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो आप इसमें ऐसे साबुनीकरण में क्या बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है। अब साबुनीकरण की अभिक्रिया बहुत सारी होती है, अपन को कुल मिला के जिसमें क्या बने सोडियम एसीटेट, वो है साबुनीकरण की अभिक्रिया। तो पहला तो अपन ने सोडियम एसीटेट किससे बनाया है, कि जो एस्टर है उससे भी अपन सोडियम एसीटेट प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अपने पहला पढ़ा इसका पॉइंट, पहला क्या, एस्टर का निर्माण। सबसे पहले अपन ने एस्टर बनाया, कैसे बनाया एस्टर, एस्टर बनाने के लिए हमने लिया सबसे पहले अल्कोहल लिया, और अल्कोहल से अपन ने अल्कोहल के साथ क्या मिलाया, अम्ल मिलाया, कौन सा, ये एथेनोइक अम्ल, और अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई तो क्या बन गया, एस्टर बन गया, और साथ में जल बना। अब वापिस अपन एस्टर से अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए अपन ने क्या किया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर आप लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि जब एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे सार के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो अपन को क्या मिलता है, सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है, और साथ में एथेनोइक, साथ में अल्कोहल वापिस अपन को प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, वापिस एथेनॉल बन जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे रिएक्शन पर। ये तो हो गया पहला पॉइंट, अब है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है किसके किसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल की सारक के साथ अभिक्रिया, ठीक है। आगे अपन ने पढ़ा था वो एस्टर की पड़ी थी, एस्टर को जब सार के साथ अपन अभिक्रिया करवा रहे थे तब अपन को सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। अब अपन क्या करेंगे, इसको सीधा एथेनोइक अम्लों को लेते हैं, तो एथेनोइक अम्लों को लेते हैं अपन, CH3COOH, ये ले लिया अपन ने एथेनोइक अम्ल। अब इसको अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, सार के साथ। सार में अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हमने अम्ल सार वाले जो चैप्टर पढ़ा था उसमें था, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, तो यहाँ पर अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ठीक है, ये ले लेंगे NaOH, और इसकी अपन क्या करवाएंगे, इसकी अपन अभिक्रिया करवाते हैं, ये करवा दिया अपन। जब अभिक्रिया होगी तब क्या होगा, देखो ये हो जाएगा ऐसे CH3COO नेगेटिव, ये H प्लस पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा Na प्लस, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और OH नेगेटिव हो गया। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में जुड़ेंगे, ये और ये, ठीक है। तो कैसे बनेगा, ये बनेगा CH3COO Na प्लस क्या बनेगा, H2O। देखो यहां पर भी क्या बन गया, सोडियम एसीटेट, क्या बन गया, सोडियम एसीटेट, ये भी क्या बन गया, सोडियम एसीटेट, ठीक है।
उसमें एल्कोहल बन रहा था साथ में, इसमें यहाँ पर एस्टर वाले में देखो क्या बन रहा था, साथ में सह उत्पाद के रूप में एल्कोहल बन रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जल का अणु बाहर निकल रहा है, सोडियम एसिटेट। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आपको एग्जाम में पूछे कि एथेनोइक अम्ल की सार के साथ अभिक्रिया को दर्शाइए, तो आपको लिखना जब एथेनोइक अम्ल को सार के साथ अपन अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम या पोटेशियम एसिटेट बनता है, या इसकी जगह अपन KOH लेते तो कुछ नहीं होता, इसकी जगह KOH लेते तो यहाँ पर सोडियम की जगह पोटेशियम आ जाता। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन, जब एथेनोइक अम्ल को सार के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो सोडियम के एसिटेट, सोडियम या पोटेशियम के एसिटेट प्राप्त होते हैं और साथ में जल का एक अणु बाहर निकलता है। तो ये होगी एथेनोइक अम्ल की किसके साथ अभिक्रिया, सारक के साथ अभिक्रिया। आशा करता हूं आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, लैंग्वेज आप लिखना क्या लिखोगे कि जब एथेनोइक अम्ल को सार के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो सोडियम एसिटेट प्राप्त होता है, या फिर ऐसे जब एथेनोइक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो सोडियम एसिटेट प्राप्त होता है और साथ में जल का एक अणु बाहर निकलता है, और साथ में जल बाहर निकल। अब है तीसरा, तीसरा हमको पढ़ना है किसके साथ, किसको पढ़ रहे हैं अपन, एथेनोइक अम्ल को। तो लिखेंगे अपन एथेनोइक अम्ल की धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट अथवा हाइड्रो कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, के साथ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो एथेनोइक अम्ल को आप सबको पता है CH3COOH। अब है धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट आपने अभी तक देखा है, धातु कार्बोनेट हमने जब क्या पढ़ा था, जब धातु तथा धातु पढ़े थे वहां पर हमने कपड़े धोने का सोडा, खाने का सोडा आपने पढ़ा होगा। तो कपड़े धोने का जो सोडा होता है, जैसे कि ये सोडियम कार्बोनेट, क्या है ये, सोडियम कार्बोनेट, क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या है, धातु कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम धातु और धातु कार्बोनेट। ठीक है, अब एक आपने ये पढ़ा था NaHCO3, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, क्या है ये, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसके। ठीक है, आपको ये नाम, जब अपन लैंग्वेज लिखेंगे ये सिर्फ रिएक्शन लिखिए, साथ में आपको नीचे लैंग्वेज भी लिखनी है, जब एग्जाम में पूछे तो साथ में आपको लैंग्वेज भी लिखनी है, तब आपको ऐसे लिखना है कि ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है। ठीक है, और एथेनोइक अम्ल देखो इसमें किस क्या क्या चीज आ रही है, एथेनोइक अम्ल, तो ये एथेनोइक अम्ल तो आपको पता ही है। ठीक है, अब इसको, इसका एक अन्य नाम क्या है, ये कपड़े धोने का सोडा, पता है आपको या भूल गए, कपड़े धोने का सोडा। ये क्या है, ये है खाने का सोडा। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं आपको, सीधा देखिए NaHCO3, इसमें से फिर ऑप्शन में दे देगा है कपड़े धोने का सोडा है, खाने का सोडा है। ठीक है, सिर्फ खाने कपड़े क्या लिख दिए, खाने का सोडा। ठीक है, अब देखो ये सारे एक बार देख लो आप, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। अब करते हैं स्टार्ट अपन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले लेते हैं अपन किसके साथ, कार्बोनेट के साथ। किसको लेना है सबसे पहले, एथेनोइक अम्ल ले लिया, एथेनोइक अम्ल CH3COOH प्लस, इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, धातु कार्बोनेट, तो यहाँ पर ले लिया अपन ने सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब इसके साथ जब क्या करवाते हैं अपन, अभिक्रिया करवाते हैं। अब जब अपने आगे भी धातु के साथ अभिक्रिया देखी थी, तो जहां पर कार्बोनेट होता है वहां पर CO2 तो जरूर निकलती है बाहर, क्या निकलती है, CO2, तो यहाँ पर निकली CO2 और साथ में बनता है जल भी निकलता है बाहर, CO2 प्लस जल। अब देखो इसमें से क्या निकलना है, CO2, इसमें से निकाल दिया, यहाँ पर CO2 बाहर निकाल दी, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन बचा एक, और ये वाला भाग ये आयनित होगा, ये तो H प्लस। ठीक है, तो यहाँ से अपन को सिर्फ इसके आगे अपन क्या कर देंगे, दोनों इसके ले लेंगे, तो H2 और एक O बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा H2। तो अब टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, सोडियम 2 है तो यहाँ पर बनेगा 2CH3COO, ये H तो बाहर निकल गया, H2O के साथ हाइड्रोजन, ये आप देखो इसके आगे 2 लिखे हुए तो 2 हाइड्रोजन आ गए,
और एक ऑक्सीजन इसमें से आ गया H2O प्लस CO2 इसमें से निकाला CO2। अब पीछे जो क्या बचा, 2 सोडियम और ये वाला भाग, तो इसके आगे पूरे के आगे 2 लगे हुए हैं, इसके आगे तो मतलब इस सोडियम के ये कितने यहाँ पर आ जाएंगे सोडियम, ये ठीक है। अब देखो वापस ये क्या बन गया, सोडियम एसीटेट। क्या बन गया, सोडियम एसीटेट। देखो इसमें भी बन गया सोडियम एसीटेट। तो ये सारे जो साबुनीकरण के लिए अपन जो कच्चा माल चाहिए वो यहां से बन रहा है, सोडियम एसीटेट, एसीटेट, ठीक है। और CO2 प्लस H2O। अब यहां पर आप क्या लिखोगे लैंग्वेज में कि जब एथेनोइक अम्ल को, क्या लिखोगे, जब एथेनोइक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट, किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, तब क्या बनता है, सोडियम एसीटेट तथा CO2 तथा जल का निर्माण होता है। ये आपको लिखना है। क्या लिखोगे कि जब अपन एथेनोइक अम्ल को किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तब क्या बनता है, सोडियम एसीटेट, साथ में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। ठीक है, ये लैंग्वेज आप लिख देना। वापस एक बार बोलता हूं, जब अपन एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाते हैं, तब सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर। दूसरा किसके साथ करवाना है, दूसरा करवाना है हाइड्रोकार्बोनेट के साथ, और इसमें अपन क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट लेंगे। किसको, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, खाने का सोडा लेंगे अपन। ठीक है, तो अब इसमें जब अपन लेंगे, सबसे पहले क्या लिया, एथेनोइक अम्ल। क्या ले लिया, एथेनोइक अम्ल, और इसके साथ किसकी अभिक्रिया करवानी है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो इसके लिए सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ऐसे भी लिख दे, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब ये 2 अणु कैसे लेते हैं, 3 अणु कैसे लेते हैं, वो मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था। ठीक, अब देखो, अब क्या होगी, अभिक्रिया होगी। तो सबसे पहले इसमें भी क्या है, जहां पर कार्बोनेट है निकाल दो, CO2 बाहर निकाल दिया, अपन जल बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखो H और एक H ही, ठीक है। तो अब इसको तोड़ो, देखो CH3COO नेगेटिव H प्लस पॉजिटिव, इसको तोड़ो Na प्लस, ठीक है। CO2 एक बार निकल जाएगी, और ये नेगेटिव में टूटेगा, और जब अपन इसको तोड़ते हैं तो एक H और CO3, CO2 इसमें से एक बार निकल जाएगी और एक H, ये ऐसे टूटेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें से एक H तो ये रहा और एक ये बचा हुआ पीछे। अब ये सोडियम पॉजिटिव वाला हो जाएगा और ये वाला भाग नेगेटिव। तो अब ये और ये आपस में जुड़ेंगे, और ये, ठीक है। अब इनको जब रिएक्ट कराएंगे तो देखो यहाँ से CH3COONA, ठीक है। अब ये वाला ये क्या है, HCO3 और एक H, तो अब इसमें से 2H प्लस H2O बाहर निकल जाएगा, और एक क्या निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा। तो ये टोटल ये उत्पाद आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या वापस बन गया, ये सोडियम एसीटेट बन गया। देखो सेम टू सेम बन रहा है, तो इसमें भी क्या बन गया, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये है, एक बार वापस लिख दे, सोडियम कार्बोनेट। क्या है ये, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब लैंग्वेज कैसे लिखोगे आप कि जब अपन एथेनोइक अम्ल को सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तब सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है तथा साथ में CO2 प्लस जल का निर्माण होता है। तो ये हो गई एथेनोइक अम्ल की किसके साथ अभिक्रिया, ये सारे किसके साथ अभिक्रिया होगी, कार्बोनेट तथा हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हुई। ठीक है, तो आपको मुंह पे याद होना चाहिए, एथेनोइक अम्ल की किसके साथ अभिक्रिया करवाई, सबसे पहले हमने किसके साथ, एस्टर का निर्माण करवाया था, एस्टर का निर्माण करवा दिया। फिर एस्टर का वापस अपन ने क्या किया, एस्टर का निर्माण किया, और जब एस्टर में गए, एस्टर से अगर अपन वापस अपन को अल्कोहल प्राप्त करना है तो किस, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवा सकते हैं। ये तो पढ़ा था अपन ने एस्टर में। फिर अपन ने पढ़ा क्या कि यह किसके साथ, सार के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करता है, तो वापस इसमें भी सोडियम एसीटेट बनता है। ठीक है, और इसमें कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करता है वो। तो ये हो गया अपने एथेनोइक अम्ल यहाँ पर पूरा होता है। ठीक है, अब अपन इसके बाद लेते हैं साबुन तथा अपमार्जक। किसको लेते हैं, साबुन तथा अपमार्जक। ठीक है, अब साबुन क्या होता है कि ये जो अपन ने सोडियम एसीटेट बनाया है, ये सोडियम एसीटेट जो अपन ने बनाया है वही साबुन में यूज होता है।
और उसके साथ जो मेन पदार्थ है वो क्या है, ये सोडियम एसीटेट, मेल को बाहर निकालने का काम यही करता है। बाकी जो उसमें गंध है, कलर है, वो बाद में डाले जाते हैं, ठीक है, उनका कोई इतना रोल नहीं होता। सफाई में किसका रोल होता है, सिर्फ इस सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है। तो सबसे पहले तो साबुन क्या है, सबसे पहले साबुन। अब साबुन है क्या, आपको पूछे कि साबुन क्या होता है, तो आपको लिखना है कि सर साबुन क्या होता है, कि सर साबुन क्या होता है, कि साबुन किसके लवण है। देखो देखो मैंने ये क्या है, सोडियम, मैंने आपको बताया था अगर इसकी जगह अपन पोटेशियम लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो साबुन सामान्यतः क्या होते हैं, तो आपको लिखना है साबुन सामान्यतः सोडियम तथा पोटेशियम युक्त लंबी कार्बन श्रृंखला के यौगिक या लवण होते हैं, ठीक है। साबुन क्या है, साबुन सामान्य सोडियम तथा पोटेशियम युक्त लंबी कार्बन श्रृंखला के लवण होते हैं, ठीक है। अब इसका उपयोग सफाई, इसका उपयोग सफाई कार्य में किया जाता है। इसमें किया जाता है, सफाई कार्य में किया जाता है। जिसको नहीं लिखना है वो इसको स्पीड में करके आगे देख सकते हैं, ठीक। अब ये तो हो गया कि साबुन क्या है ये पूछे तो। अब अपन को पढ़ना है कि साबुन किस प्रकार से सफाई की क्रिया करता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि साबुन की सफाई क्रिया विधि को लिखिए, ठीक है। तो अब अपन इसको पूरा आगे समझते हैं। साबुन की सफाई, सफाई प्रक्रिया, ठीक है, किस प्रकार से होती है। तो देखो सबसे पहले तो साबुन में क्या होता है, CH3COON। अब यहाँ पर तो देखो ये सिर्फ CH, यहाँ पर दो ही कार्बन के अणु है, लेकिन जो मैक्सिमम अपन साबुन का जो यूज करते हैं वो सोडियम सिट्रेट होते हैं, C17H35 COONA, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे C15 वगैरह भी बहुत सारे सिट्रेट एसिड है वगैरह, बहुत सारे सिट्रेट सोडियम लवण वगैरह, इतने बहुत सारे यौगिक होते हैं जिसमें क्या होते हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है। जैसे ये कार्बन ये जुड़ा हुआ है तो ये आगे आगे, ठीक है। तो अब इन कार्बन को अपन ऐसे दर्शा सकते हैं, ये जितने पॉइंट है देखो आगे तो कार्बन की श्रृंखला है C17H35, तो ये एक पॉइंट, ये कार्बन 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 ये कार्बन, और इनके साथ हाइड्रोजन बैलेंस करते हुए जुड़े हुए है, ठीक। और यहाँ पर है अंत में COONA वाला हिस्सा, ठीक है। ये अब आपको समझ में आ गया, ये जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो चित्र में, वो क्या है, ये सारे कार्बन है, ये क्या है कार्बन जो इनके कोने पर है, ये सारे कार्बन है, तो ये ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर अपन सिर्फ इस CH3COON से समझते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसके आगे जैसे कार्बन की श्रृंखला और जुड़ी हुई है, तो ये तो आ गया ये वाला भाग। अब देखो यहाँ तक आ गया, ये मान लो अंतिम कार्बन ये CH3 है, COONA, ठीक है। अब इसको भी अपन पॉइंट बना देते हैं, तो ये भी पॉइंट बन गया, ठीक है, ये, और इसके साथ जुड़ा हुआ ये, ठीक है। अब इसके दो भाग है, एक तो भाग ये और एक ये पीछे वाला भाग, ठीक है। अब जब अपन इस साबुन को क्या करते हैं, ये है पानी, ये है पानी, जब इसको अपन इसके अंदर डालते हैं, पानी में डालते ही क्या होगा कि यह भाग आयनित होगा, क्या होगा, आयनित भाग होगा, और आयनित होगा और कैसे होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो Na पॉजिटिव है ये तो जल में चला जाएगा, Na पॉजिटिव क्या हो जाएगा, जल में चला जाएगा, और ये जो बाकी बचा हुआ ये भाग है यही करता है सफाई का असली काम, ठीक है। अब ये आ गया, ये देखो, अब इसमें से ये तो चला गया पानी के अंदर, ये चला गया पानी के अंदर, एक सोडियम गया पानी में छपा, ठीक है। ये अब देखो इसका ये वाला भाग आ गया, ये और ये आ गया इसके मुंह पर, ये, और यहाँ पर क्या है, COO नेगेटिव, देखो। तो इसका आयनित भाग जहां पर आयन उपस्थित है वो तो क्या है, ये तो है जल विरागी, देखो जल विरागी मतलब जल से नफरत करने वाला, ठीक है। और ये वाला जो पीछे वाला कार्बन की श्रृंखला वाला भाग है, ठीक है, ये है ये पूरा, ये है जल, सॉरी यार,
ये तो है जल रागी। और ये जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग है, ये पीछे C17 मैंने H35 बताया था, ये पीछे जितने हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला है, यह होगा जल विरागी। ठीक है, तो यहां पर आपको जल रागी कौन सा है, आयनित भाग। ये आपको पता हो, आंसर लिखोगे आप अच्छे से समझना, आंसर अपने आप खुद लिखोगे आप। ठीक है, ये हो गया आयनित भाग, और ये है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग, श्रृंखला वाला। एक बार वापस समझो, जब अपन क्या लिया, ये सोडियम एसीटेट लिया, इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला पीछे जुड़ी हुई है, यहाँ पर सिर्फ एक ही है। आगे जब साबुन के यूज करते C17H35 लेते थे तो पीछे बहुत सारे कार्बन जुड़े हुए। जब इसको अपन डालते हैं पानी में, जब इसको अपन पानी में डालते हैं तो क्या बनता है, इसका सोडियम वाला भाग अलग हो जाता है और यह आयनित भाग बनता है। अब इस आयनित वाले भाग को यहाँ पर ले लिया अपन ने। अब इसके दो भाग है, एक तो कार्बन का ये वाला भाग श्रृंखला वाला, और एक ये वाला भाग। तो ये जो कार्बन की श्रृंखला वाला भाग है, ये तो होता है इसका पूछ, और ये होता है ऊपरी भाग सिरे वाला, जो होता है आयनित भाग, ये COO वाला। ठीक है, तो ये जो आयनित भाग होता है ये, ठीक है। अब जो इसका आयनित भाग होता है वो तो होता है जल रागी, मतलब जल के अंदर घुलने वाला होता है। और ये जो पूंछ वाला भाग होता है, जहां पर हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला वाले भाग होते हैं, जैसे C17H35, ठीक है, H35, तो ये जो कार्बन के 17 कार्बन है, ये इसके पीछे ऐसे पूंछ के रूप में बने हुए हैं। तो इनको ये वाला जो भाग होता है कार्बन वाला, वो क्या होता है, वो होता है जल विरागी भाग होता है। और अब ये ले लेते हैं अपन मेल, कोई भी जो मेल वगैरह होते हैं, ये जो मेल वगैरह है ये, तो ये जो मेल होते हैं ये सामान्य तो क्या होते हैं, तेलीय प्रकृति के। कैसे, तेलीय प्रकृति के। अब ये है जल से प्यार करने वाला, और जल और तेल की कभी बनती नहीं है। तो जो जल रागी भाग होता है वो मेल के साथ दोस्ती नहीं करेगा। कौन करेगा, जल विरागी भाग, जो जल का दुश्मन है, और तेल और जल भी आपस में दुश्मन है, एक दूसरे से मिलते नहीं, तो दुश्मन दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त है। तो जल विरागी भाग है वो किसमें घुलता है, वो इस तेल की बूंद के अंदर क्या करता है, इसके अंदर मिल जाता है या इसको पकड़ लेता है। ठीक है, ये इसके साथ दोस्ती कर लेता है। ये आ गया समझ में। तो सामान्य ये होता है तेलीय प्रकृति के, और ये हाइड्रोकार्बन में विलय होते हैं। हाइड्रोकार्बन में ज्यादा, सभी मेल नहीं, बाकी जो मैक्सिमम जो मेल होते हैं वो हाइड्रोकार्बन में विलय। ये आपको सारा समझ में आ गया। क्या है, सबसे पहले जो सोडियम एसीटेट है, जब उसको अपन क्या पानी के अंदर डालते हैं तो Na+ अलग हो जाता है, और ये वाला भाग अपन को प्राप्त होता है। इसके पीछे वाला कार्बन की श्रृंखला वाला भाग है, ये पूंछ वाला भाग, और जो आयनित COO वाला भाग है वो है आयनित भाग। अब इस आयनित भाग को ये होता है जल रागी, और जो पीछे वाला भाग है ये है जल विरागी होता है। जो जल विरागी वाला भाग होता है वो मेल की इसके साथ दोस्ती करता है, और जल रागी वाला आयनित भाग है वो बाहर रहता है। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब देखिए यहाँ पर, अब ये आ गया अपना मेल, ये आ गया मेल, ये मेल की कोई बूंद है। ठीक, अब इसके अंदर अपने डाला, ये अपना पास पूरा बर्तन था। ठीक, ये था बर्तन। अब इसके अंदर मैंने साबुन डाला तो Na+ तो आ गया पहले ही पानी में। ठीक है, अब अपने पास बचा है वो कार्बन की श्रृंखला वाला भाग। अब कार्बन की जो पीछे वाला भाग मैंने बताया हाइड्रोकार्बन पूंछ वाला भाग, वो कहां पर जाएगा, मेल के अंदर घुसेगा। ठीक है, तो ये इसके आगे पूंछ, और ये, और यहां पर आ गया COO Na, COO नेगेटिव वाला भाग, ये आ गया बाहर। तो इसको बना देते हैं अपन, तो ये हो गया जल रागी। ठीक है, और ये पीछे वाला भाग है ये जल विरागी। ठीक है, इस अब क्या होगा कि बहुत सारे अणु होंगे, वो सारे मेल को ऐसे पकड़ लेंगे। ठीक है, ऐसे पीछे जाकर ये चित्र भी आपको बनाना है। ठीक है, एग्जाम में ये, ठीक है, पेंटिंग आप अच्छे से कर लेना, अपने यहाँ पर टाइम कम है। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो सारे भाग है, ठीक है, इस मेल को चारों तरफ से ये क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। अब ये वाला ये है नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये है। एनसीईआरटी में आपके जो चित्र दिया उसमें आपको सोडियम चारों तरफ दिए, वो सोडियम ये जो जल विरागी वाला भाग नहीं है, वो यहाँ पर पानी में घुले हुए बता रही है। ठीक है, इसलिए ये ऐसे दिए हुए। ठीक है, बाकी ये वाला जो ऋणात्मक भाग है वो, अब क्या होगा कि इस मेल को चारों तरफ से पकड़ लिया, मेल को पूंछ वाले भाग ने पकड़ लिया। अब अपन क्या करते हैं, पानी के अंदर ऐसे
निचोड़ते हैं। तो जैसे निचोड़ेंगे या उसमें से पानी निकालेंगे तो ये वाला जो भाग है वो पानी के साथ जाने की कोशिश करेगा, ये ऊपर वाला जो भाग है वो पानी के साथ जाने की कोशिश करेगा, और ये तो जाएगा, साथ में इसने पूंछ से पकड़ा हुआ भाग है इसको भी अपने साथ, मेल को भी साथ में खींच के कपड़े से बाहर निकाल। अब कपड़ा तो स्थिर है, अब उसमें से पानी जैसे बाहर निकलेगा तो ये जल विरागी भाग इस मेल को पीछे से पकड़ रखा है और ये वाला भाग ये पानी के साथ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जैसे ही पानी से पानी बाहर निकलता है इसके साथ ये चिपक इस मेल को भी साथ में बाहर लेके जाता है। इस प्रकार से साबुन क्या होता है, साबुन सफाई काम करता है। और ये जो सारा बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं, मिसेल। क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। क्या है, ये है मिसेल, मिसाइल नहीं, ये क्या है, मिसेल है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया कि पूरी सफाई किस प्रकार से सफाई प्रक्रिया होती है। अब इसको आपको लैंग्वेज में लिखना है। कैसे लैंग्वेज में लिखोगे, जब क्या किया जाता है, साबुन को पानी के अंदर डाला जाता है तो इसमें यह आयनित हो जाता है, सोडियम के लवण पानी में मिल जाते हैं तथा एक आयनित भाग हमको प्राप्त होता है। इस आयनित भाग के दो भाग होते हैं, एक होता है, आपको चित्र में देख के सीधी लैंग्वेज लिखनी है, इसके दो भाग होते हैं, एक होता है जल रागी सीरा जो आयनित होता है तथा एक होता है जल विरागी जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला वाला भाग होता है। सामान्य जो तेल होते हैं आपको लिखना है वो होते हैं, सामान्य जो मेल होते हैं वो तेली प्रकृति होते हैं तथा हाइड्रोजन में विलय होते हैं। जब सफाई प्रक्रिया होती है तब जल विरागी भाग या हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग मेल को पकड़ लेता है तथा उसके चारों तरफ मेल को पकड़ लेता है तथा जल विरागी भाग उसके सिरे पर रहता है। जब इस प्रकार से सफाई प्रक्रिया होती है कि जो जल विरागी भाग होता है वो ऊपर की तरफ होता है और जो मेल को पूंछ वाला भाग होता है वो मेल को पकड़े रखता है, इस प्रकार से कि जो मेल है उसको चारों तरफ से यह घेर लेते हैं और इसको क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। अब आप बोल रहे हो कि सर ये जो मेल बना हुआ है, ठीक है, अब ये जो चारों तरफ से इसको घेरे रखे, अगर ये आपस में पास आ जाए तो क्या हो गया, अवक्षेप बन जाएगा, पेंदी में जम जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये जो सारे माइनस माइनस वाले तो जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित नहीं करते। अगर यहाँ पर एक प्लस माइनस वाला होता तो आपस में जुड़ के ये बैठ जाता नीचे, लेकिन ये क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो समान आवेशों के कारण क्या होता है, मिसेल है वो अक्षेपित नहीं होता है। और पानी के साथ क्या होता है, जब पानी से धोया जाता है कपड़े को तो जल विरागी भाग है वो जल रागी भाग है मेल को साथ में खींचकर बाहर निकाल देता है। इस प्रकार से सफाई प्रक्रिया होती है। एक बार वापस आप समझो, ठीक है। जब साबुन को पानी के अंदर डाला जाता है तो यह इसका सोडियम लवण पानी में घुल जाता है तथा इसका आयनीकरण हो जाता है। इससे अपन को दो भाग प्राप्त होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला भाग जो जल विरागी होता है और एक जल वाला जो आयनित भाग जो जल रागी होता है। जल विरागी भाग मेल को पकड़ लेता है तथा जल रागी भाग सतह पर होता है। यह चारों तरफ से मेल को पकड़ लेता है और एक संरचना का निर्माण करता है जिसको क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। जब कपड़े को पानी से धोया जाता है तो यह जल रागी भाग है वो पानी के साथ क्या करता है, बाहर खींचता है और इस मेल को भी साथ में बाहर लेके जाता है। इस प्रकार से सफाई प्रक्रिया होती है। अब मिसेल के बारे में आप थोड़ा सा लिख दो कि मिसेल क्या है। अब मिसेल के गुण, सबसे पहले तो यह अवक्षेपित नहीं होता, आपको बोलेगा कि मिसेल का अवक्षेपण नहीं होता है, क्यों, समझाइए, ठीक है। तो आपको लिखना है कि समान आवेश के कारण मिसेल अवक्षेपण नहीं होता है, ठीक है। फिर आपने देखा होगा कि जब साबुन के अपन झाग बनाते हैं तो झाग में से प्रकाश निकलता है तो आपको इंद्रधनुष वगैरह उसमें दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको लिखना है कि जो साबुन का झाग है वो बादल की तरफ क्यों दिखाई देता है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर लिखता है कि जो मिसेल है यह प्रकाश का क्या कर देता है, प्रकीर्णन। क्या कर देता है, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है, जब अपन प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझा देंगे। प्रकीर्णन में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी भी सतह से टकराती है या किसी भी माध्यम के अंदर प्रवेश करती है तो वो चारों तरफ फैल जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। हेलो, तो प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, इस कारण यह बादल की तरह दिखता है। तो ये लिख दिया आपने कि यह क्या करता है, प्रकीर्णन करता है। तो यह होगी पूरी सफाई प्रक्रिया की साबुन किस प्रकार से सफाई करता है। तो आपको आ गया होगा अच्छे से। एक बार वापस कर लेते हैं कि साबुन है उसको जल के अंदर घोला, सोडियम बाहर निकल गया, ठीक है। फिर अपन को ये हिस्सा प्राप्त हुआ, इसमें एक है जल रागी भाग, एक है जल विरागी भाग। जल विरागी भाग है वो मेल के अंदर दस जाएगा पूंछ के रूप में, और जो ऊपर वाला भाग है वो जल की सतह की ओर होता है और ये भाग मेल में दस जाता है।
और चारों तरफ क्या होते हैं, मिसेल का निर्माण होता है। जब कपड़े को पानी से धोया जाता है तो जल जल के साथ यह मैल बाहर निकल जाता है। ठीक है, और यह है मिसेल के गुण अवक्षेपण क्यों नहीं होता है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और प्रकाश का यह प्रकीर्णन करते हैं। अब आपने कभी कभी देखा होगा कि कहीं कहीं पर तो क्या होता है, जो साबुन होता है वो अच्छे से झाग देता है, लेकिन कहीं कहीं पर साबुन अच्छे से झाग नहीं देता है। क्यों? क्योंकि जो कठोर जल होता है, कठोर जल, कठोर जल क्या होता है कि कठोर जल में वह जल जिसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण होते हैं। क्या होते हैं? मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण जिसमें होते हैं वो होता है कठोर जल। अब जब मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के जो लवण होते हैं वो कठोर जल में उपस्थित होते हैं, जब इसके अंदर क्या डाला जाता है, साबुन, और जब इसके अंदर साबुन डाला जाता है तो यह क्या करता है, इसके साथ मिलकर अघुलनशील पदार्थ, अघुलनशील पदार्थ स्कम, को स्कम बोलते हैं, बनाता है। अब अघुलनशील पदार्थ बनाएगा तो झाग नहीं होगी, जिससे क्या नहीं होते, झाग या मिसेल का निर्माण कम होता है, मिसेल कम बनता है। क्योंकि अपन ने देखा था मिसेल में, देखना क्या अवक्षेपण नहीं होता, अवक्षेपण नहीं हो रहा था, सब सारा पूरा एक दूसरे में घुल रहा था क्योंकि ऋण आवश्यक था। लेकिन इसमें मैग्नीशियम तथा कैल्शियम लवण होते हैं, वो साबुन के साथ मिलकर अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं, जिससे मिसेल कम बनता है और सफाई अच्छे से नहीं होती, सफाई कम। ठीक है, अब प्रश्न कैसे बनेगा कि साबुन है वह कठोर जल में झाग कम देता है, क्यों? तो आपको लिखना है कि कठोर जल में मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण होते हैं, जो साबुन के साथ अभिक्रिया करने पर क्या करते हैं, अघुलनशील अवक्षेप पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिससे मिसेल कम बनता है तथा सफाई अच्छे से नहीं होती है। ठीक है, ऐसे आपको शॉर्ट में लिखना है, नोट्स में भी, और अच्छे से आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब कठोर जल में मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण होते हैं तथा साबुन के साथ, जब इसमें साबुन के अंदर साबुन इसमें घुला जाता है, तब यह अघुलनशील अवक्षेप का निर्माण करते हैं, जिससे सफाई नहीं होती है। तो ये हो गया अपने साबुन का यहाँ पर चैप्टर क्लोज। अब है अपमार्जक। अब क्या बचा? अपमार्जक। अपमार्जक, अब अपमार्जक क्या होते हैं, अपमार्जक क्या होते हैं? तो अपन ने साबुन के अंदर क्या पढ़ा था कि जो साबुन है वह सोडियम तथा पोटेशियम के क्या है, सोडियम तथा पोटेशियम के लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त लवण होते हैं, वो तो होते हैं साबुन। और अपमार्जक में सेम टू सेम, अपमार्जक क्या होता है, आपने घर पर डिटर्जेंट देखा होगा, वो है अपमार्जक। शैम्पू होता है उसमें भी होता है अपमार्जक, और ये अपमार्जक है, ये साबुन की तुलना में अच्छे से सफाई करते हैं और फैक्ट्रियों में भी इसका उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि ये कठोर जल है, उसके साथ भी क्या दे देते हैं, झाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं अपन अपमार्जक क्या है। तो अपमार्जक में कुछ नहीं होता है, जैसे साबुन में COO, साबुन में क्या होता था, CH3COO था। ठीक है, या फिर इसकी जगह CH3COO के सोडियम तथा पोटेशियम के लवण थे। उसी प्रकार ये जो होते हैं वो CH3COOSO3 सल्फोनिक और CH3COONH3 अमोनियम लवण होते हैं, सल्फोनिक तथा अमोनियम लवण होते हैं। तो आप क्या लिखोगे यहां पर कि अपमार्जक क्या होते हैं, कि अपमार्जक, अपमार्जक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त सल्फोनिक, सल्फोनिक या अमोनियम लवण होते हैं। ठीक है, लवण होते हैं, ये लिख दिया अपन। और इसका एक गुण क्या है, ये क्या करते हैं, कठोर जल में भी, कठोर जल में भी झाग देते हैं, या मिसेल का निर्माण करते हैं। क्यों? मिसेल क्या होते हैं, जो झाग बनते हैं उसी को मिसेल बोलते हैं, क्योंकि यह मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के साथ, वहां पर क्या अघुलनशील पदार्थ बनाता, यहां पर अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता, इसके साथ घुल जाता है। ठीक है, ये तो ये साथ अघुलनशील अवक्षेप नहीं बनाता है, नहीं, याद रखना है। ठीक है, नहीं बनाता,
ठीक है, ये आ गया अपना अपमार्जक, ये क्या आ गया अपना अपमार्जक आ गया। ठीक है, तो यहां पर अपने साबुन पढ़ लिया और अपमार्जक भी पढ़ लिया, और इसी के साथ अपना कार्बन और उसकी यौगिक वाला चैप्टर यहाँ पर पूरा हो जाता है। आशा करता हूं आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया। अपमार्जक क्या है? अपमार्जक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त सल्फोनिक या अमोनियम लवण होते हैं, ये कठोर जल में भी झाग देते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, साबुन कठोर जल में झाग नहीं देते हैं जबकि मिसेल का निर्माण नहीं करते, जबकि अपमार्जक करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के साथ अघुलनशील अवक्षेप का निर्माण नहीं करते हैं या अवक्षेप नहीं बनाते हैं। बस यहीं पर आपका चैप्टर पूरा होता है। मिलते हैं अगले क्लास में और अगले चैप्टर के साथ। अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।